हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहले देखिए कि आज के एडिटोरियल का टोन क्या है। तो टोन यहाँ पे क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड है। ये एडिटोरियल एक्चुअल में नेपाल में जो वायलेंस चल रहा है उसके बारे में है। तो लेखक आलोचना कर रहा है और कंसर्न्ड भी है, चिंतित भी है जो वायलेंस है उसके चलते। किस बारे में डिस्कशन हमारा होगा? तो नेपाल इज फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल जो है वो राजनीतिक अस्थिरता को फेस कर रहा है। एंड वायलेंट यूथ प्रोटेस्ट, और बड़े हिंसक युवा लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको फेस कर रहा है आफ्टर ईयर्स ऑफ फेल्ड गवर्नेंस। और ये हुआ क्यों है? तो उसके पीछे देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अचानक से होती है। हालांकि अभी अगर आप सतही स्तर पर देखेंगे तो कारण यहाँ पे सुनने को मिलेगा आपको कि भाई उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, उसके चलते युवा जो है वो आक्रोशित हो गया, जैन जी जो है वो आक्रोशित हो गए। जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ इससे पहले आप देखिए फेल्ड गवर्नेंस। आपने देखा कि बहुत सारे लीडर्स, थोड़े से ही समय में बहुत सारे लीडर्स नेपाल ने देखे। तो राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पे है, भ्रष्टाचार वहाँ पे है, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। इसके चलते और उसके बाद में ये ट्रिगर पॉइंट जो था ना वो था जैन जीज को कि भाई आपने सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया, आपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन पर ही बैन लगा दिया। तो इसके चलते यहाँ पे ये उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। तो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जो फेस कर रहा है और जो हिंसक युवा विरोध प्रदर्शन है उनको फेस कर रहा है आफ्टर ईयर्स ऑफ फेल्ड गवर्नेंस। किसके बाद? काफी वर्षों के असफल शासन के बाद, अनएथिकल अलायंसेज, अनैतिक रूप से आपने गठबंधन बनाए, है ना, जैसे तैसे करके आपने अपने आप को जोड़ा दूसरी पार्टी के साथ में। एंड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस ऑफ नया नेपाल, और आपने प्रॉमिस किया था कि हम नया नेपाल दिखाएंगे आपको, लेकिन वो प्रॉमिस भी आपका अनफुलफिल्ड रहा। द अनरेस्ट ट्रिगर्ड बाय अ डेडली क्रैकडाउन। क्रैकडाउन होता है सख्त कार्यवाही। अगर स्ट्रिक्ट कोई एक्शन है तो उसको हम बोलते हैं क्रैकडाउन। तो कह रहा है कि जो ये अनरेस्ट, मतलब ये जो एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन है, ये जो बेचैनी है ना, ये किसके द्वारा ट्रिगर हुई? ये ट्रिगर हुई बहुत ही फैटल तरीके से आपने कार्यवाही की है। डेडली मतलब फैटल होता है, क्रैकडाउन मतलब सख्त कार्यवाही है। नाउ थ्रेटन्स द कंट्रीज डेमोक्रेटिक गेन्स। अब ये सब चीजें जो हैं वो देश का जो लोकतांत्रिक, जितना भी लोकतंत्र के रूप में प्राप्त किया था इन्होंने, जो कुछ भी इनको लाभ हुआ था, उन सबको खोने का डर यहां पे सता रहा है। वाइल द इकोनॉमी स्ट्रगल्स विद रेमिटेंस डिपेंडेंस। और अभी भी जो नेपाल की इकोनॉमी है वो रिमिटेंस पर डिपेंड है। रिमिटेंस होता है भाई, जो भी आपने फॉरेन से पैसा कमाया वो अपने देश आप भेजते हो, तो जो सेंट मनी होती है फॉरेन कंट्रीज से उसको बोलता है रिमिटेंस। अभी भी आप देखिए नेपाली लोग बहुत अलग अलग देशों में काम करते हैं, वहां से अपने घर पैसा भेजते हैं, तो इसी पर इसकी इकोनॉमी डिपेंड है। यूथ माइग्रेशन, जो युवा लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, और बेरोजगारी है, ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है ना, इकोनॉमी जो है स्ट्रगल कर रही है इन चीजों के साथ में। ये कुछ कारण है जिससे स्ट्रगल इसका चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज के एडिटोरियल में मैंने कोई कॉमन एरर या पैराजंबल या क्लोज टेस्ट कुछ भी शामिल नहीं किया, माफी चाहता हूं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, ये आज मुझे याद ही तब आया जब मैंने स्लाइड लगा ली थी, तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा ऐसा ही। कोई भी नया बच्चा अगर है चैनल पर, पहली बार ये सेशन देख रहा है, तो उसको बता दूं मैं कि ये जो सेशन है अपना वो मंडे टू सैटरडे चलता है। संडे को आपका टेस्ट रहता है, जो भी आपने 6 दिन सीखा होता है। ठीक है, जो भी आपको रेड कलर में दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसकी वर्ब हम डिस्कस करते हैं। ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मान लीजिए या फिर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट मान लीजिए, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत ही अलग प्रकार का ये सेशन है। 30-35 मिनट में आप वो सीखते हैं जो कि 5-7 घंटे की पढ़ाई में आप सीखते होंगे, और फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे याद नहीं रहता होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी बार रिवाइज हो जाती हैं कि आपको सब कुछ याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। जनरेशनल रेज के नाम से एडिटोरियल है। जनरेशनल का मतलब है जनरेशन से संबंधित, और वैसे मैं अगर इसको कहूं तो ये एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। ये आपका नाउन है। ठीक है, जनरेशनल रेज, रेज का मतलब गुस्सा होता है। रेज के लिए मैंने देखो यहाँ पे लिखे हुए वर्ड्स। रेज का मतलब है क्रोध या गुस्सा। आप इसको फ्यूरी कह सकते हैं, आप इसको रोथ कह सकते हैं, WRATH का प्रोनाउंसिएशन रोथ है। एक इसको आप एंगर कह सकते हैं, एक आउटरेज कह सकते हैं, ठीक है, एक आयर कह सकते हैं। तो ये गुस्सा या क्रोध, इसके लिए वर्ड है रेज। ये वाली PDF आपको
मिल जाएगी स्क्रीन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही एक पीडीएफ और मिलती है जहां पे वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके वाक्य में प्रयोग, ये भी पीडीएफ आपको एक प्राप्त होती है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। और वहीं पर एक लिंक होता है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके दिया हुआ है वो लिंक, जहां से आप पेड कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस से। ठीक है, तो देखो साहब, अपहीवल जो है ना वो उथल पुथल को बोलते हैं। अपहीवल का मतलब है उथल पुथल। आप इसको टर्मोइल कह दें, डिसरप्शन कह दें, टर्बुलेंस कह दें, कैओस कह दें। निहिलिज्म का मतलब अराजकता है, अराजकता। ठीक है, एनर्की, लॉलेसनेस, मीनिंगलेसनेस। क्रैकडाउन का मतलब सख्त कार्यवाही है, बहुत ही कठोर कार्यवाही जो होती है ना उसको बोलते हैं सीवियर एक्शन, सप्रेशन, रिप्रेशन, दमन भी कह सकते हो। थ्रेटन का मतलब खतरे में डालना है, वर्ब है, खतरे में डालना। स्वीप का मतलब फैल जाना है, वैसे तो झाड़ू लगाना भी स्वीप होता, लेकिन यहां पे जो कॉन्टेक्चुअल इसका मीनिंग निकलेगा वो है फैल जाना। और टॉर्च का मतलब है जलाना, टॉर्च का मतलब क्या है, जलाना। अब देखिए, जनरेशनल रेज है, पीढ़ीगत गुस्सा है, पीढ़ीगत क्रोध है। ऑन द अपहीवल इन नेपाल, नेपाल में जो उथल पुथल मची हुई है, जो एक अराजकता का माहौल है, उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सब आपको इन इमेजेस से बहुत कुछ समझने में मदद भी मिलेगी। वायलेंट निहिलिज्म फॉलोइंग गवर्नमेंट क्रैकडाउन, तो हिंसक अराजकता किसके बाद, ये जो फॉलोइंग है इसका मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, किसके बाद, गवर्नमेंट क्रैकडाउन, गवर्नमेंट के द्वारा जो सीवियर एक्शन लिए गए, जो रिप्रेशन सप्रेशन किया गया, दमन किया गया, उसके बाद। तो ये वायलेंट निहिलिज्म की वर्ब जो है वो थ्रेटेंस है, ये खतरे में डालता है, इंपेरिल करता है, एंडेंजर करता है, जेपर्डाइज करता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इन नेपाल, नेपाल में। ठीक है, वायलेंट निहिलिज्म में वायलेंट जो है वो एडजेक्टिव है और निहिलिज्म जो है वो नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ISM सफिक्स आता है वो जनरली नाउन की तरह बिहेव करते हैं, याद रखिएगा। ISM एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, याद ध्यान रखिए। तो वायलेंट निहिलिज्म का मतलब हो गया हिंसक अराजकता, किसके बाद, फॉलोइंग यहां पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, आफ्टर, किसके बाद, गवर्नमेंट क्रैकडाउन के बाद, सरकार के द्वारा जो सख्त कार्यवाही की गई उसके बाद। ये खतरे में डालता है किसको, नेपाल में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को। क्लियर है, अब विस्तार से देखिए। द अपहीवल दैट स्वेप्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का सीधा सा फंक्शन होता है कि ये अपने से पहले वाले वर्ड के लिए आता है। तो अपहीवल मतलब उथल पुथल जो मची हुई है, दैट इसी के लिए आया। वो उथल पुथल जिसने कि जो नेपाल में फैल गई, जो स्प्रेड हो गई, जो परमिएट हो गई नेपाल में। कब की बात है, ट्यूसडे की, सितंबर 9, 2025 की बात है। ठीक है, 8 तारीख को ये लोग इकट्ठा हुए थे कि हमारे सोशल मीडिया आपने बैन क्यों किया इसके लिए। फिर गवर्नमेंट ने टीयर गैस का प्रयोग किया है ना, और वाटर कैनन का प्रयोग किया। तो ये सब जो है ना सख्त कार्रवाई, इसके कारण ये हिंसक हो गया प्रदर्शन, बहुत सारे चोटिल हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, इसके कारण ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। तो अपहीवल जो था, जो नेपाल में फैल गया ट्यूसडे को, पर्टिकुलरली हम जब किसी डे की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग हम करते हैं, चाहे आप डे की बात करें या डेट की बात करें, दोनों ही केस में ऑन लगता है। ठीक है, विद प्रोटेस्टर्स टॉर्चिंग, अभी विद का कमाल है कि इसके बाद में ING आ रहा है, विद प्रेपोजिशन है तो ING आएगा। टॉर्च का मतलब होता है सेट ऑन फायर। ठीक है, बर्न करना, सेट फायर, इंसिनरेट करना, ब्लेज करना, देखो वहां पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अपहीवल जिसने कि नेपाल, जो नेपाल में फैल गया ट्यूसडे को, 9 सितंबर की बात है। कैसे फैला कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्टर्स क्या होता है, ये एजिटेटर्स होते हैं। जो एजिटेटर्स हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को आग लगा दी। पार्लियामेंट एक ऐसा नाउन है जिससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं तब तक जब तक ये जेनेरिक रेफरेंस में आता है। तो अगर जेनेरिक रेफरेंस में आए तो इससे पहले आर्टिकल लगाना नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल रेजिडेंसेज। अब ये जो है ना, प्रोटेस्टर्स ने आग लगाई कहां कहां है, तो ये इस टॉर्च के ऑब्जेक्ट है सारे। आग लगाई पार्लियामेंट में, आग लगा दी सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक जो भी घर थे उनमें, मीडिया कार्यालयों में। वाइल रिलीजिंग, वाइल के साथ में सीधा ING लगेगा। जब भी आप कोई वर्ब लगाते हैं वाइल के ठीक बाद तो ING लगता है। किस दौरान, प्रिजनर्स भी साथ में रिलीज किए गए, है ना, यहां पे साथ साथ में प्रिजनर्स, कैदियों को भी रिलीज कर दिया गया। अब देखो ये अपहीवल, इसकी वर्ब यहां है, कैन नॉट बी डिसमिस्ड, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि मॉडल का पैसिव बनता है बी लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के।
तो ये कह रहा है कि जो अपहीवल है इसको खारिज नहीं किया जा सकता है एज ए नेचुरल रिएक्शन, किस रूप में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में। और प्रतिक्रिया है किसके प्रति, तो रिएक्शन के साथ टू द प्रीवियस डेज क्रैकडाउन, की जो पिछले दिन की सख्त कार्यवाही हुई है ना, उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया प्रतिक्रिया मान के इसको डिसमिस कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये क्रैकडाउन कौन सा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन ये, इसकी वर्ब यहां दे रखी है किल्ड, जिसने मार डाला 19 यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स को, युवा विरोध प्रदर्शन करने वालों को। क्लियर है, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो जो अपहीवल है, उथल पुथल है, इसको आप ये कहकर खारिज नहीं कर सकते केवल ये कहकर कि ये नेचुरल रिएक्शन है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो भी पिछले दिन 8 सितंबर को जो सख्त कार्यवाही हुई उसकी ये प्रतिक्रिया है, और उस सख्त कार्यवाही में 19 लोग मारे गए, ऐसा कह के इसको आप खारिज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स ध्यान रखें, ग्रामर वाली चीजें जो हैं वो ध्यान रखें कि मॉडल का पैसिव बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के बनता है, विद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी लगता है, ये चीजें भी आप ध्यान रखें। आगे चला जाए। देखो साहब, दीज एक्शंस, ये जो कार्यवाहियां हैं, दीज जो है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगता है, नाउन लगता है। ठीक है, अगर आगे नाउन नहीं होता तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, चूंकि लेकिन नाउन दे रखा है आपको इसके आगे, इसलिए मैंने इसको कहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये जो कार्यवाही है, ठीक है, फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज रेजिग्नेशन, ये किसके बाद, फॉलोइंग मतलब इसके बाद, फिर देखो प्रेपोजिशन का ही काम करेगा, प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद। अब ये एक्शंस की वर्ब है रिवील, ये दिखाती हैं, दर्शाती हैं। रिवील का मतलब क्या होता है, दर्शाना, उजागर करना। जब आप कोई चीज को सामने लेकर आते हो, ठीक है, उसके लिए हम रिवील शब्द का प्रयोग करते हैं। एक्सपोज कह सकते हो, डिस्क्लोज कह सकते हो, शो कह सकते हो। तो ये जो कार्यवाहियां हैं किसके बाद, प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के इस्तीफे के बाद, ये दिखाती हैं अ वायलेंट निहिलिज्म, एक हिंसक अराजकता, दैट थ्रेटन्स, वो अराजकता जो कि थ्रेटन करती है, खतरे में डालती है, टू अंडू, अंडू का मतलब है जो भी आपने किया है उसको उल्टा कर देना, किए को अनकिया कर देना। आप इसको यूं कहिए, अंडू जो है ये रिवर्स का काम करेगा, जो भी सिचुएशन है उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देना। नेपाल्स हार्ड वन डेमोक्रेटिक गेन्स, हार्ड वन का मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त किया था, बहुत संघर्षों से प्राप्त किया था। डेमोक्रेटिक गेन्स का मतलब है लोकतांत्रिक लाभ, ठीक है, गेन का मतलब यहां पे बेनिफिट से है, प्रॉफिट से है, ये बेनिफिट है। तो जो भी लोकतांत्रिक लाभ यहां पे प्राप्त किया था नेपाल ने, बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त किया था, उस चीज को बिल्कुल रिवर्स करने का खतरा पैदा करेगा ये। ठीक है, एक बार यहां तक देख लीजिए, ये जो एक्शंस हैं किसके बाद, प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद। अच्छा याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, प्रेसिडेंट से पहले दे लगता है, गवर्नर से पहले दे लगता है, होम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, लेकिन साथ में अगर नाम दे दोगे तो उसमें दे नहीं आएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो कार्यवाहियां हैं, प्रधानमंत्री केपी ओली, चूंकि नाम आ गया तो यहां पे दे नहीं लगा, केपी ओली के इस्तीफे के बाद, ये दर्शाती हैं अ वायलेंट निहिलिज्म, दर्शाती हैं। ए डिटर्मिनर है यहां पे, वायलेंट है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वो निहिलिज्म जो कि खतरे में डालता है, किस चीज को खतरे में डालता है कि भाई ये अंडू कर देगा, ये अनकिया कर देगा। किस चीज को अंडू करेगा, अंडू का ऑब्जेक्ट ये है कि नेपाल के द्वारा बड़े मुश्किलों से जो राजनीतिक लाभ प्राप्त किए गए थे, उन चीजों को अनकिया करने का खतरा पैदा करेगा। द जेनजी प्रोटेस्ट, आपने बहुत सुना होगा जेनजी, है ना। जेनजी जो है वो जनरेशन है जो 1997 से 2012 तक की जनरेशन है। अगर इस बीच किसी का जन्म है तो उसको जेनजी जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें 2024 तक, अगर आप 2024 तक की जनरेशन देखें इसके बाद की, तो वो जेन अल्फा जनरेशन कहलाती है। और 2024 के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जेन बीटा जनरेशन के अंदर काउंट की जाती है। तो ये लोग युवा लोग जिनका जन्म 97 से लेकर 2012 तक हुआ था, तो उन लोगों के लिए कहा गया है जेनजी। ठीक है, तो जेनजी प्रोटेस्ट का मतलब हो गया, तो ये जो जेनजी के विरोध प्रदर्शन है, वर बोर्न आउट, ये वर आ गई इसकी वर्ब, बोर्न आउट ओ, इसका मतलब है ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम मतलब किससे निकल कर आया। ठीक है, डेराइव फ्रॉम भी कर सकते हो, डेराइव फ्रॉम। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किससे ओरिजिनेट हुए,
ये ओरिजिनेट हुए फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठित होने की स्थिति। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन होता क्या है? जब आप कुछ करना चाहो और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओ तो उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। बेरोजगारी है, आप सरकार के खिलाफ, आप में गुस्सा है लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सरकार के अगेंस्ट, तो आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। आप क्लास है, कोई चलती क्लास में आप बातचीत करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन टीचर के डर से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये किस कारण से हुआ? फ्रस्ट्रेशन के कारण विद नेपाल्स क्रोनिक पॉलिटिकल डिसफंक्शन। और ये फ्रस्ट्रेशन था किसको लेकर? नेपाल का जो बहुत दीर्घकालिक, क्रोनिक का मतलब क्या है? जो लगातार चला आ रहा, दीर्घकालिक जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा, परसिस्टेंट लगातार भी कह सकते हो, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग दीर्घकालिक भी कह सकते हो, पेरेनियल सनातन बहुत समय से चला आ रहा है ना, ये जो है क्या? पॉलिटिकल डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब है असफलता, विफलता, जो राजनीतिक विफलता चल रही है ना उसको लेकर था। मेल फंक्शन, ब्रेकडाउन, फेलियर, ये सब कह सकते हो। तो जेनजी प्रोटेस्ट जो थे वो किस कारण से हुए? वो फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए। फ्रस्ट्रेशन था किसको लेकर? नेपाल के क्रोनिक पॉलिटिकल डिसफंक्शन को लेकर। ठीक है भाई, तो ये था सेकंड स्लाइड में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेस देन 2 डिकेड्स आफ्टर द ट्रायम्फेंट जन आंदोलन 2 of 2005। लेस देन 2 डिकेड्स। लेस जो है ना वो डिग्री कंपैरेटिव है। किसकी डिग्री कंपैरेटिव है? लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल होती है डिग्री पॉजिटिव। लिटिल डिग्री कैसी होती है? लिटिल डिग्री होती है पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट। लिटिल जो डिग्री है वो पॉजिटिव है। अब लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव जो है, लिटिल की जो डिग्री कंपैरेटिव होती है वो क्या होती है? लेस। लिटिल लेस। और सुपरलेटिव क्या होती है? वो होती है लीस्ट। लिटिल, लेस और लीस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो लेस देन 2 डिकेड्स मतलब भाई आप देखो कि 2 दशक से भी कम समय, लेस देन 2 डिकेड्स, मैं इसको यहां लिख देता हूं। लेस जो है लिटिल, लेस, लिस्ट। 2 दशक से भी कम समय किसके बाद? आफ्टर द ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट जो होता है ना वो होता है विजयी, विक्टोरियस जिसको आप बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम डाल लीजिए, विक्टोरियस। ठीक है, जन आंदोलन 2 of 2005। तो लेस देन 2 डिकेड्स, 2 दशक से भी कम समय। और किसके बाद? जो विजयी जन आंदोलन सेकंड था 2005 का, उसके बाद। अब ये घटना हुई क्या कि ये जो विजयी आंदोलन था इसने क्या किया? इसने ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो की सेकंड फॉर्म है ये। जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, वैसे ही ओवरथ्रो है। ओवर एक्स्ट्रा लगा ऐसा मान लो, वैसे फॉर्म्स ऐसे चलती हैं, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2 दशक से भी कम समय हुआ। 2025 में चल रहा है ये, है ना, तो 2005 में ये हुआ था। तो 2005 में ये हुआ था कि जो ये विक्टोरियस विजयी जन आंदोलन सेकंड था उसने उखाड़ फेंका था, तख्ता पलट कर दिया था। सिंहासन से हटाना, तख्ता पलट करना, इसको बोलते हैं तख्ता पलट करना। टोपल कह सकते हो, डिथ्रोन कह सकते हो, डिपोज कह सकते हो। ठीक है, इसने तख्ता पलट कर दिया था एब्सोल्यूट मोनार्की का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, जो पूरा पूरा राजतंत्र था। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र। इसका सिनोनिम है टोटल, कंप्लीट, आउट एंड आउट। ठीक है, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया था नया नेपाल की, एक नया नेपाल देखने को मिलेगा। द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब राजनीतिक जो तंत्र है, जो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब जो भी सरकारी महकमे के लोग, मान लीजिए सरकार जो है, पूरा सरकार चलाने वाले लोग हैं, हैज डिलीवर्ड, ये एस्टैब्लिशमेंट ने, इस सिस्टम ने क्या कर दिया? डिलीवर किया। प्रेजेंट परफेक्ट है भाई, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। डिलीवर का मतलब क्या है? डिलीवर का मतलब है, वैसे तो उत्पादित करना है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना है, तो इसने क्या चीज मतलब परिणित हुआ ऐसा मान लो। डिलीवर का मतलब है परिणित करना। ये किस में चेंज हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला वो समझिए। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि ओनली इन स्टेबिलिटी, केवल अस्थिरताई, एंड सेल्फ सर्विंग गवर्नेंस, और वो गवर्नेंस, वो सिस्टम, गवर्नेंस का मतलब सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो सिस्टम देखने को मिला जो सेल्फ सर्विंग था। सेल्फ सर्विंग मतलब बस खुद की सेवा में लगा है, सेल्फिश था ऐसा समझ लो। सेल्फ सर्विंग को आप कहेंगे स्वार्थी। ठीक है भाई,
फिर समझ लो 2 दशक से भी कम समय बीता, किसके बाद की बात कर रहा है कि भाई 2005 में एक विजयी जन आंदोलन सेकंड जो हुआ था उसने तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है, किसका, पूर्ण राजतंत्र का, और वादा किया एक नए नेपाल का। आगे कह रहा है द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हैज डिलीवर्ड, राजनीतिक जो स्टैब्लिशमेंट है उसने डिलीवर किया है ओनली इन स्टेबिलिटी, केवल अस्थिरता और स्वार्थी जो सिस्टम था उसको, मतलब इसका परिणाम बस ये निकला और कुछ नहीं निकला। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखो साहब, सिंस द 1990s, 1990 से, 1990 के दशक से, ये 1990 होता ना केवल, तो इसका मतलब होता 1990 से, 90s लगा रखा है मतलब इस समय की बात है, इस दशक की बात है, इस दौर की बात है, और सिंस लगाया है इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस दशक में, इस दौर में, यहां से लेकर शुरू करिए। और याद रखिए कि फोर या सिंस के साथ टाइम जब भी तुम देखोगे, वेन एवर यू सी फोर और सिंस प्लस टाइम, तो वहां आपको याद रखना है कि परफेक्ट लगाना है। जब जब आपको फोर या सिंस प्लस टाइम दिखे जीवन में, तब तब आप किसके रुख करेंगे? परफेक्ट का। परफेक्ट लगाना है आपको। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। तो 1990 के दौर से नेपाल हैज साइकिल थ्रू, साइकिल थ्रू का मतलब क्या है? साइकिल थ्रू का मतलब बार बार में बदलना, है ना, बार बार बदलना, साइकिल थ्रू, रिपीटेडली चेंज, सक्सीडेड वन आफ्टर अनदर। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? पारंपरिक कह सकते हो या प्रख्यात कह सकते हो, है ना, या मतलब जो बहुत ही कहें कि आपको जिसके बारे में ज्यादा ही पता हो, आपका चिर परिचित हो कोई चीज, तो उसको बोलते हैं हम क्या? मेन स्ट्रीम। मुख्य धारा में कह सकते हो, इसको मुख्य धारा लिख दो, मुख्य धारा, ठीक है। देखो, तो 1990 से ही क्या हुआ कि नेपाल ने बार बार में 13 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहां पे देखे हैं अक्रॉस 10 ईयर्स, मतलब किसमें? 30 प्रकार टर्म्स, ये 10 ईयर्स का मतलब क्या है? टर्म्स, मतलब 30 शासन काल में 13 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट देखे हैं। बात समझ में आ रही है? मुखिया मतलब प्रधानमंत्री जो भी था, मुखिया था सरकार का, वो 13 इन्होंने देख चुका है, ये बार बार में चेंज किए इन्होंने, और 30 शासनकाल यहां पे रहे हैं। द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम, नेपाली कांग्रेस, जो नेता लोग हैं किसके? मुख्य धारा के, जो पार्टी है यहां पे। लीडर्स, लीडर्स की वर्ब देखो, नेपाल की वर्ब तो यहां पे हैज साइकिल था। मैंने कहा था आपसे कि पैसिव बनेगा मेरे भाई जब बनेगा, जब आपको सिंस या फोर के साथ टाइम दे रखा होगा, तो ये सॉरी पैसिव नहीं, परफेक्ट लगेगा, तो परफेक्ट लग गया, हैज साइकिल्ड। तो 1990 से ही नेपाल ने क्या किया है? 13 जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको बदला है। किसमें? अक्रॉस मतलब थ्रू आउट, ये अक्रॉस प्रेपोजिशन है यहां पे। 10 ईयर्स में द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम नेपाली कांग्रेस, जो नेता लोग हैं मुख्य धारा की नेपाली कांग्रेस के, सीपीएन यूएमएल के और सीपीएन माओइस्ट सेंटर के, घबराना नहीं है, ये पार्टियों के नाम है, जैसे आप लोग आदि हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना, जन सुराज, आजकल बिहार में काफी नाम आप सुन रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ की पार्टियों के नाम हैं। तो इनके लीडर्स की वर्ब है वो हैव प्रायोरिटाइज्ड है। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, ठीक है। तो इन लीडर्स ने प्राथमिकता दी, किसको प्राथमिकता दी है? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, अनएथिकल अलायंसेस को, अलायंसेस नाउन है और ये एडजेक्टिव है, जो अनैतिक गठबंधन है उनको। और किस पर तवज्जो दी है? ये प्राथमिकता दी किस पर है? 2 विकल्प थे इनके पास। एक विकल्प था कि आप अनएथिकल अलायंस बनाओ, और दूसरा विकल्प था कि आप जनादेश के साथ जाओ। अब हो सकता है ना किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सत्ता की भूख में आप किसी के साथ भी गठबंधन बना के, जिनसे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, उनके साथ भी गठबंधन बना के आप सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये वाली कहानी है कि इन नेताओं ने प्राथमिकता दी अनएथिकल अलायंसेज को, किसकी बजाय? चुनावी जनादेश की बजाय। मैंडेट क्या होता है? लोगों का आदेश, जनादेश, ठीक है। तो ये इस स्लाइड का था। आगे बढ़िए। लीडर सच एज का प्रयोग हम करते हैं उदाहरण देने के लिए। वेन एवर यू सी सच एज, इट मीन्स देयर विल बी सर्टेन एग्जाम्पल्स। तो लीडर्स, कैसे लीडर्स? तो लीडर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। कैसे लीडर्स? केपी ओली और शेर बहादुर देवबा, ये मैंने दोनों तस्वीरें यहाँ पे लगाई है। इन जैसे नेता, इन जैसे नेताओं ने क्या दिखाया? शोड, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। लिटिल डिटरमिनर है, इंक्लिनेशन नाउन है। डिटरमिनर होगा तो नाउन पक्का होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इंक्लिनेशन क्या होता है? ये होती है प्रवृत्ति, इच्छा, प्रवृत्ति मान लीजिए, झुकाव, विलिंगनेस,
टेंडेंसी, डिस्पोजिशन, प्रोपेंसिटी। तो नेता लोग कैसे? इन जैसे नेता, इन्होंने दिखाया लिटिल और फ्यू से पहले जब भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, वेन एवर यू डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ आर्टिकल बिफोर लिटिल और फ्यू, देन वी नीड टू फाइंड आउट द सेंस ऑफ नो और नथिंग। तो इनका सेंस नो निकलेगा, नथिंग निकलेगा, नन निकलेगा, ठीक है, जब इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इन्होंने कोई झुकाव नहीं दिखाया किस तरफ? सपोर्टिंग जन आंदोलन सेकंड, जो जन आंदोलन सेकंड था उनका समर्थन करने में, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान सभा जो थी उसका प्रोसेस का समर्थन करने में। 2000 के करीब की बात है, 1990 की बात हमने उस समय की, ये 2000 वाला जो है ना ये दशक आ गया। वाइल एक कंजंक्शन है जो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने का काम आता है। माओइस्ट लीडर पुष्पा कमल दहल, जबकि माओवादी नेता जो हैं पुष्पा कमल दहल, इन्होंने क्या किया है? प्राथमिकता दी है स्टेइंग इन पावर, सत्ता में रहने की, है ना, सत्ता में स्टे करने की, ये प्राथमिकता दी इन्होंने। तो इन जैसे नेताओं ने तो कोई झुकाव दिखाया ही नहीं इस आंदोलन को सपोर्ट करने में और संविधान सभा के प्रोसेस को सपोर्ट करने में। 2000 के करीब की बात है। जबकि माओवादी नेता पुष्पा कमल दहल है, इन्होंने प्राथमिकता दी कि सत्ता में ही रहा जाए, ठीक है, सभी को सत्ता की भूख। आगे चला जाए। द कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब दुष्परिणाम होता है। देखो, रिजल्ट होता है परिणाम, और अगर रिजल्ट नेगेटिव होने लग जाए तो कॉन्सिक्वेंसेज, कहे ना कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं कई बार, तो उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज बेयर करने पड़ेंगे, टॉलरेट करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज स्टाक का मतलब है स्पष्ट, स्टाक का मतलब है स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, सीवियर, हार्श। बैंक ऑन का मतलब होता है मेरे भाई निर्भर होना, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन। पंजाब नेशनल बैंक के एक टैगलाइन भी है ये, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा करके, भरोसे का प्रतीक, जो नीरव मोदी ने शायद ढंग से पढ़ लिया था। रिमिटेंस का मतलब होता है भेजा गया धन, प्रेषित धन कह सकते हो भी। आप अगर विदेश में कमा रहे हो और घर आप पैसा भेजते हो, उसको बोलते हैं रिमिटेंस। आउट माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन पलायन होता है, आउट है मतलब देश से बाहर जा रहे हो, तो देश से बाहर पलायन, देश से बाहर जाना, और देश के अंदर आने को बोलते हैं इमिग्रेशन। और सोर का मतलब है बढ़ना, सर्ज करना, एस्केलेट, राइज। तो कह रहा है कि द कॉन्सिक्वेंसेस स्टाक, अब इनके दुष्परिणाम जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, बहुत ही कठोर है। ये इसकी वर्ब है, स्टाक एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट है इसका। द इकोनॉमी बैंक्स ऑन रिमिटेंसेस, अब समझो क्या परिणाम है कि भाई परिणाम स्टाक है, कॉलन लगाया मतलब समझा रहा है क्या क्या परिणाम है। तो एक परिणाम तो ये है कि अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंड करती है किस पर? आपके रिमिटेंसेस पर, प्रेषित धन पर। लीडिंग टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, परिणाम ये निकलता है इसका सिग्निफिकेंट यूथ आउट माइग्रेशन, कि भाई आपको पता है कि पैसा विदेश से कमा के ही यहां भेजना है, तो फिर निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा ये कि आपको बहुत बड़े स्तर पर युवा जो हैं वो जाएंगे बाहर कमाने के लिए, तो ये आउट माइग्रेशन होगा। सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ता हुआ, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है भाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ये अपने नाउन की विशेषता बता रहा है, एम्प्लॉयमेंट की विशेषता बता रहा है सोरिंग। यूथ आउट माइग्रेशन जो दे रखा है ये, तो लीडिंग है ना, ये आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है। बढ़ता हुआ बेरोजगारी, ये भी परिणाम है। फेलियर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में विविधता का विफलता, डाइवर्सिफिकेशन विविधता, फेलियर का मतलब विफलता, दैट द यूएन कॉल्स, वो देश जिसको यूएन से पहले दे लगेगा, यूएन कहता है लीस्ट डेवलप्ड की, ये देश सबसे कम विकसित है, ठीक है, ये देश जो है वो सबसे कम विकसित है, यहां क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन की विफलता होगी। तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? एक तो ये इकोनॉमी का डिपेंडेंस रिमिटेंस पर, अब जब रिमिटेंस पर ही डिपेंडेंस है तो यूथ को जाना पड़ेगा बाहर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन का फेलियर होगा। ये सब कहना चाह रहा है। यूएन की जो वर्ब है वो ये वाली है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।